ब्रिगेडियर साहब, ये प्रेडिक्शन सुन ली आपने। टर्की ने जो इस वक्त फौरी तौर पे पाकिस्तान को के साथ अपना एक रिश्ता दिखाया, तो इससे ये जो एक दिमागों में लोगों को बिठाई गई थी, ये एक बयानिया कि इंटरनेशनल ताल्लुकात में सिर्फ इंटरेस्ट होते हैं, डू यू थिंक के इस सिचुएशन में उससे बात आगे ज्यादा खुली है कि देयर इज समथिंग मोर टू इट, खाली लेन देन का नहीं, कुछ हिस्टोरिकल कनेक्शंस भी? ये जो पाकिस्तान के जिन 4 ममालिक का डॉक्टर साहब ने जिक्र किया और आपने भी जिक्र किया, टर्की, ईरान, अजरबैजान, चाइना, इनके साथ तो हमारे बहुत दरीना ताल्लुकात हैं और दे आर टाइम टेस्टेड रिलेशनशिप्स। तो वो इंटरेस्ट टाइम टेस्टेड इसलिए हैं और कि वो हमारे इंटरेस्ट एक है, हमारे इंटरेस्ट कन्वर्ज करते हैं। तो जब तक इंटरेस्ट कन्वर्ज करते रहेंगे हमारा कोई ये मसला नहीं होगा इनके साथ। और इंटरेस्ट इसलिए कन्वर्ज करेंगे क्योंकि हमारे ऑब्जेक्टिव जो है वो एक ही हैं और हमें इंशाल्लाह एक रहेंगे। मैं यहाँ पे एक दो बातें और करना चाहता हूँ। एक बात ये कि हिंदुस्तान को ये भी मालूम है कि पाकिस्तान ने कतर एयरफोर्स के साथ पाकिस्तान एयरफोर्स ने ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस की हैं और उनको ये भी मालूम है कि कतर एयरफोर्स के पास राफेल तैयार हैं। तो आप प्लीज़ पुट 2 and 2 टुगेदर and what must be going through the mind of those Indian Air Force pilots and their commanders के जो वो एक सरप्राइज अचीव करना चाहते थे इन द एयर बैटल, वो अभी शायद अचीव ना कर सके। एक्सप्लेन कीजिएगा ऐसे कि पाकिस्तान ने जो कतर एयरफोर्स के साथ की है, उनके पास राफेल तैयार है, तो उन्होंने राफेल जाके सारे देख समझ लिए हैं कि ये क्या कर सकते हैं। जो भी मतलब अभी ये तो है बात करना मेरे लिए शायद मुमकिन ना। ये आप समझे कि उन्होंने वहाँ पे उनके साथ एक्सरसाइजेस की हैं, उनकी तमाम कैपेबिलिटीज़ को जांचा है, दिन के वक्त वो क्या कर सकते हैं, शाम रात को क्या कर सकते हैं, क्या उनकी एवियोनिक्स हैं, क्या वेपन सिस्टम्स हैं, क्या इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटीज़ हैं, रडार्स क्या हैं, मतलब उनको बहुत कुछ ऑब्वियसली उन एक्सरसाइजेज में पता चला होगा। तो कहने का मकसद ये है कि नाउ वो जो एक सरप्राइज एलिमेंट इंडियन एयरफोर्स के पास होना चाहिए था बिकॉज ऑफ द राफेल एयरक्राफ्ट, वो आई थिंक अभी नहीं होगा और ये वो बात उनको भी समझ आ गई है। दूसरी बात जो आपने शुरू में की थी वो 6 सोल्जर्स वाली, मैं उससे भी एक बात करना चाहता हूँ। देखिए, जब भी फौजी जंग में जाते हैं ना, तो वो जंग हमेशा लड़ेगा फौजी जिसको उसके कॉज के अंदर, उसके मकसद के अंदर यकीन होगा। इफ ही थिंक्स दैट द कॉज इज अ जस्ट वन, इट इज अ जस्ट कॉज एंड इट इज अ जस्ट वॉर, तो वो अपनी तन मन धन की बाजी। पाकिस्तान के आर्म फोर्सेस के लिए, पाकिस्तान की कौम के लिए कश्मीर एक जस्ट कॉज है और कश्मीर के ऊपर जो भी जंग लड़ी जाएगी इट विल बी अ जस्ट वॉर। इस सूरत में जो भी पाकिस्तानी इसमें इन्वॉल्व होगा कश्मीर की जंग में, हालांकि सारी कौम ही हमारी इन्वॉल्व हो जाती है, तो वो इसलिए होगा क्योंकि उनको यकीन है, एक यकीन है महकम है कि ये एक जस्ट वॉर है और एक जस्ट कॉज है। नाउ अप्लाई दिस एनालॉजी टू द इंडियन सोल्जर्स। तो वहाँ पे वो कई ऐसे अभी बातचीत है कि वो तो ये समझते हैं कि जो उन्होंने कश्मीर में किया है अगस्त 2019 में, वो उससे भी एग्री नहीं करते हैं। उसके बाद बार बार एक ही कहानी, जैसे हमने पहले अर्ज किया, कहानी को रिपीट कर करके वो पाकिस्तान को मुर्दे इल्ज़ाम चलाते हैं। पुलवामा में मैं एक दफ़ा रिपीट कर दूं अगर आप इजाज़त दें, 40 इन्होंने अपने जवान मारे थे। उन 40 जवानों का खून प्राइम मिनिस्टर मोदी के हाथों में है। इट वाज अ वेरी थर्ड क्लास फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। इट वाज 100% फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। अपने ही 40 जवान मारकर पाकिस्तान को पर इल्जाम लगाया, कोई सबूत नहीं दिया और बालाकोट पे हमला करने की कोशिश की, 1-2 कौवे और 2-4 दरख्त गिरा दिए, बस ये काम किया। तो अब ये जो है बातचीत सारी उनकी एक्सपोज हो चुकी है। अब इट इज नॉट फाइंडिंग एनी टेकर्स। अब हमारे पास दो चीजें आपसे क्विकली पूछना चाहूंगा। एक तो अब अगर हम रूल आउट करते हैं कि ये राफेल वगैरह का तो किस्सा खत्म हो गया, तो अब क्या मिसाइल अटैक की एक पॉसिबिलिटी अभी भी इंडिया के पास मौजूद है? और जो स्कर्दू में इंकर्जन की बात हो रही थी, हाउ इम्पोर्टेंट इज दैट थ्रेट? मैं आपसे
बहुत जल्द चंद अल्फाज में बात करता हूँ। देखिए इनके पास ऑप्शंस क्या हैं अभी। ऑल आउट वॉर तो आई डोंट थिंक सो इट इज पॉसिबल फॉर देम, क्योंकि वो तो उनको इतना नुकसान होगा कि वो बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। इनके पास ऑप्शंस हैं कि जो अभी हो रहा है, स्मॉल आर्म्स फायर का एक्सचेंज हो रहा है, आर्टिलरी शेलिंग का एक्सचेंज हो रहा है, ये दूर दूर बैठ के करते रहे, उसमें किसी का बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं है। उसके बाद अगर इन्होंने कुछ करना है तो ये अपने इलाके में रहकर वहाँ से जहाज़ों से मिसाइल फायर कर सकते हैं हमारे इलाके में, हमारी फॉरवर्ड पोजीशन को हिट करने की कोशिश करें, हमारे हेडक्वार्टर्स जो हैं बटालियन ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स वगैरह को हिट करने की कोशिश करें, हमारे जो लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशन हैं पीछे उनको हिट करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं करते, हमारी एयरफोर्स के सामने आकर ये थोड़ा घबरा जाते हैं, तो मुमकिन है कि ग्राउंड बेस्ड मिसाइल के साथ वो ये काम करना चाहे। और एक और ऑप्शन उनके पास है, अगर वो पहले तो आज तक तो हमेशा फर्जी किस्म की इमेजिनरी किस्म की सर्जिकल स्ट्राइक्स करते रहे हैं, तो सर्जिकल स्ट्राइक की भी ये एक आध कोई कोशिश शायद कर सके या करना चाहें। तो ये वो तमाम, जैसे हमने पहले बात की कि वो तमाम हाइपोथेसिस हैं जिसके लिए पाकिस्तान हमेशा तैयार रहते हैं। और हाँ, सिर्फ अपनी कॉन्टिजेंसी, हाँ हमारी कॉन्टिजेंसी प्लानिंग्स आर अप टू डेट अल्हम्दुलिल्लाह, बल्कि उनकी रिहर्सल्स भी हुई होंगी एंड वी आर फुली प्रिपेयर्ड फॉर देम। तो अब ये तो हिंदुस्तान के ऊपर है कि वो क्या इस मामले को किस नहज तक ले जाना चाहते हैं और कहाँ पे खत्म करना चाहते हैं। एंड आई एग्री विद व्हाट द DGISPR सेड, इंडिया माइट स्टार्ट द वॉर, पाकिस्तान विल फिनिश इट एट द टाइम एंड प्लेस एंड मैनर ऑफ इट्स चूजिंग। एब्सोल्युटली सर। डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब, ऑप्शंस आप भी बताइए कि क्या इंडिया के पास ऑप्शंस हैं in addition to जो ब्रिगेडियर साहब सर, इट्स दिस एट दिस मोमेंट डॉक्टर साहब कोई ऑप्शन इंडिया के पास नहीं है, कंप्लीट फेलियर है। और इंडिया के अंदर दो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग पाई जाती थी, एक ये कि पाकिस्तान को फौरन जवाब दिया जाए, उसके बिहेवियर को तब्दील किया जाए। दूसरा ग्रुप ये है जिसमें जनरल पानिक भी हैं और वो भी नॉर्थ को कमांड कर चुके हैं। उनका मानना यह है कि हमने बाहर आकर के देखा है, इससे हम कुछ भी नहीं हासिल कर पाए, लिहाजा हमें सब्र के साथ जाना चाहिए और बड़ा सरप्राइज देना चाहिए। दोनों सूरतों में ये दोनों अजम्पशंस इस वक्त मुझे कारगर नजर नहीं आ रही, जिस तरह का फेलियर है। मैं ये समझता हूं कि अब जो भारत है उसका नैरेटिव भी कमजोर हो गया है, लेकिन वो अफगानिस्तान के थ्रू या दूसरे ममालिक के थ्रू या खुद इंडिया के थ्रू पाकिस्तान में टेररिज्म को फरोग देने की भरपूर कोशिश करेगा, लेकिन हम विजिलेंट हैं। मसला यहाँ पे ये कि हमारा नैरेटिव कामयाब गया है। मेरी पहली सलाह ये हुकूमत को, जो नैरेटिव को एग्रेसिवली पाकिस्तान के नैरेटिव को प्रमोट करता रहा है, उसे एक तो रिवार्ड करें फौरन। दूसरा मेरा यह है कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस को बुलाएं, इंक्लूडिंग अपोजिशन को। बड़ा अच्छा किरदार अदा किया है। मैं सुन रहा था कि खुद इमरान खान ने भी कहा है कि मैं फौज के पीछे खड़ा हूं, इस सिचुएशन के पीछे सबको साथ लेके चलें। और तीसरा मैं ये कहूंगा कि इस वक्त बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। दुनिया ने देखा है कि दोनों की मिलिट्री में क्या फर्क है, दोनों के पास कैसे इक्विपमेंट है। तो ये वक्त है कि हम इसको मजीद पब्लिसाइज करें और अपने डिफेंस इक्विपमेंट को एक्सपोर्ट करें दुनिया के अंदर, जो हमारे एक्सपोर्ट के अंदर भी इंक्रीज आएगा, क्योंकि ये इस वक्त हमारा अपर हैंड इसमें नजर आ रहा है सारी सिचुएशन के अंदर। तो ये मेरी 3 सलाहें, अल्लाह करे हुकूमत मेरी बात माने इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जी। This is again with reference to the Indian Prime Minister, क्योंकि अब उनकी मौजूदगी जो है वो अमेरिकन इंटरेस्ट के लिए भी खतरा है, क्योंकि अमेरिकन इंटरेस्ट को वो प्रमोट नहीं कर रहे हैं। उनकी मौजूदगी जो है वो इंडिया पाकिस्तान के बायलैटरल टाइज के लिए बहुत बड़ा खतरा है और खराब हालत तक पहुंचाने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। और रीजन के अंदर इंस्टेबिलिटी को जो उन्होंने क्रिएट किया है और रीजन को जो उन्होंने बिल्कुल पोलराइज कर दिया है और डिस्टेबलाइज कर दिया है, तो रीजन, इंडिया पाकिस्तान रीजन एंड अमेरिकन इंटरेस्ट एंड चाइनीज इंटरेस्ट, सब के वो इस वक्त खिलाफ खड़े हैं। तो मेरे ख्याल में इन सब के हक में बेहतर है, दुनिया वर्ल्ड एट लार्ज के हक में बेहतर है कि अब हिंदुस्तान जो है वो एक बेहतर और नया लीडर चूज करे। They should look for a different man to lead them। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपका, डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब आपका। हमारे साथ AVM एजाज मलिक साहब भी मौजूद थे। ये सिचुएशन है, मोदी साहब को सोचना चाहिए कि जो वो खेल खेलते आ रहे हैं अब वो खेल खत्म हो चुका है। पाकिस्तान इज यूनाइटेड, पाकिस्तान इज स्ट्रॉन्ग, और किसी किस्म का मिस एडवेंचर करने से पहले बहुत दफा सोचिएगा।